बेटा आज बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक प्रोटीन्स, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डालेंगे आप लोग हेडिंग प्रोटीन्स। नोट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, क्या हुआ इसे? हेडिंग डालिए बेटा। प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा था ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। न्यूक्लिक एसिड में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से जो बनता था, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता था? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ये सब ना। ऐसे ही जो पॉलीपेप्टाइड होती है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो अमाइनो एसिड्स के कंडेंसेशन से बनती है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोगों को पहले, प्रोटीन पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अमाइनो एसिड्स की लेनी पड़ेगी। तो प्रोटीन्स में ही आप एक सब हेडिंग डालिए। क्या डालेंगे? बोलिए। हाँ, अमीनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स जो भी आप लोग पढ़ते हो, डालेंगे हेडिंग आप लोग अमाइनो एसिड्स। देखो, अमाइनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स जो भी आप बोलते हैं, क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये दो फंक्शनल ग्रुप्स हों। कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो लिखिएगा, द कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स COOH एंड NH2. Compounds having functional groups COOH and NH2 are called amino acids. Are called amino acids. बेटा अमाइनो एसिड्स का अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें तो इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एक कार्बन आ गया, इसके साथ चलो H ले लिया हमने, और यहाँ पर हमने NH2 ग्रुप ले लिया, और इधर की तरफ हमने ये हाइड्रोकार्बन पार्ट ले लिया। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये जो एग्जाम्पल लिखा है आपकी आंखों के सामने, ये एग्जाम्पल किसका आएगा? ये एग्जाम्पल होगा अमाइनो एसिड का, ठीक है। इसके बाद अमाइनो एसिड्स का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन किया गया है। कुछ ज़्यादा नहीं है बेटा, इसमें छोटा सा क्लासिफिकेशन है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन में जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा अमाइनो एसिड्स। कुछ लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, हम आपको बताते हैं ये क्या होते हैं। देखो, सपोज दैट जो हम बात करें इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप की, IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग, तो वो तो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर इस कार्बन की बात की जाए तो ये कार्बन कौन सा होगा? अल्फा। दो वैलेंसीज इसकी और कोई सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर अल्फा कार्बन से ही NH2 ग्रुप अटैच्ड है तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड। इसी तरीके से अगर बात आए, ये COOH है, ये कार्बन, ये तो हो गया अल्फा, जो इसके बाद नेक्स्ट कार्बन होगा इसको हम क्या कहेंगे? बीटा। अगर बीटा पोजीशन पे NH2 आ गया तो इसको हम बोलेंगे बीटा अमाइनो एसिड। ये होते हैं बेटा। इसी तरीके से एंड सो ऑन, गामा भी आ जाएगा और बाकी सारे क्या होंगे? डेल्टा हो जाएंगे। तो ये एक पहला क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग अमाइनो एसिड्स को अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा अमाइनो एसिड्स में क्लासिफाई करते हैं। लिखिए, जल्दी कॉपी करिए फटाफट। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है, सेकंड क्लासिफिकेशन आप लोग देखें। दूसरे क्लासिफिकेशन में अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है या तो ये न्यूट्रल या फिर
एसिडिक या फिर बेसिक अमाइनो एसिड्स। ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं ये। आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक होता है और NH2 ग्रुप लोन पेयर की वजह से बेसिक होता है। तो जैसे कोई अमाइनो एसिड है उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, तो उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे। दो कार्बोक्सिलिक आ गए, एक NH2 आ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसिडिक। इसका एग्जाम्पल होता है जनरली। देखो अगर हम बात करें न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में एग्जाम्पल ग्लाइसिन है, एलेनिन है, ये सब एग्जाम्पल्स न्यूट्रल के होते हैं। यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स की करते हैं। अल्फा बीटा गामा बता दिया आपको जरूर, लेकिन जो हम प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन के सिंथेसिस में केवल अल्फा अमाइनो एसिड्स का ही यूज होता है और प्रोटीन के सिंथेसिस में टोटल 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स का यूज होता है। अगर आप नाम याद रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते हैं तब भी काम चल जाएगा। तो जो आपने पहला क्लासिफिकेशन किया था ना अल्फा बीटा गामा वाला, उसमें एक लाइन लिख लो आप, इन प्रोटीन्स ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड। इन प्रोटीन्स ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड एंड टोटल 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स आर used। टोटल 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड। तो अब जो भी हम बात करेंगे वो अल्फा अमाइनो एसिड्स की ही करेंगे। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है जिसमें न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड्स कहा गया है, तो न्यूट्रल, जैसे अगर हम बात करें न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में 1 ऐसे ही लिख लीजिए, ये वाला ग्रुप होगा, ग्रुप तो ऑलरेडी लिख ही गया क्योंकि ये बॉन्ड लगा दिया, एंड 1 NH2। एसिडिक में क्या होगा? एसिडिक में होगा 1 NH2 एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। और जो बेसिक हैं इसमें और बेसिक में क्या होगा? 1 कार्बोक्सिलिक एंड 2 NH2। कॉपी कर लिया बेटा? तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। अगर आपने कॉपी किया है, थर्ड देखिएगा, हटा दें इसे प्रियांश। थर्ड होता है, पता होना चाहिए हमें क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव का वेटेज बढ़ा है, तो हालांकि ये एग्जाम में सब पूछे नहीं जाते हैं कभी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अब ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन बढ़ गया है तो उसमें पॉसिबिलिटी बनती है। तीसरा क्लासिफिकेशन है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। हालांकि ये बायोलॉजी वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। अमाइनो एसिड्स ऐसा होता है बेटा, 20 अमाइनो एसिड्स में से कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, उनको हमें फूडिंग में लेने की जरूरत नहीं है, तो वो तो होते हैं नॉन इसेंशियल। और कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उनको हमें खाने के थ्रू ही लेना पड़ेगा। जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो हमें फूडिंग से ही पूरी करनी पड़ेगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? इसेंशियल। नंबर क्या है, नाम क्या है, ये सब आपके लिए केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लिखिएगा, बस 2 लाइनें लिखिए इसमें। द अमाइनो एसिड्स, the amino acids which are synthesized in body are non-essential and the amino acids which cannot be synthesized in the body, which cannot be synthesized in the body and their requirement is completed by fooding
by fooding are essential amino acids, are essential amino acids। ये अमाइनो एसिड्स का एक छोटा सा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अच्छा, अमाइनो एसिड्स की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। आपने देखा, जो आपको कोवेलेंट है या नहीं वो अलग बात है, दिखाई तो आपको कोवेलेंट ही दे रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो कोवेलेंट ही दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा अगर इनकी बात की जाए तो कोवेलेंट दिखाई देते हैं, लेकिन एक्वस सोल्यूशन में ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये सॉल्ट की तरह काम करते हैं। पहली बात तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, राइट। नंबर 1, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अच्छा खासा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जस्ट लाइक आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स की तरह ही ये बिहेव करते हैं, मतलब सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। ये जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं ये होती हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज़्विटर आयन। तो ये ज़्विटर आयन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स में, हम सारी बातें जो कर रहे हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स की कर रहे हैं। तो लिखें प्रॉपर्टीज में, अमाइनो एसिड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमाइनो एसिड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फुल स्टॉप के बाद दे आर वाटर सॉल्युबल, दे आर वाटर सॉल्युबल। फुल स्टॉप के बाद हाई मेल्टिंग एंड सॉल्ट लाइक, हाई मेल्टिंग एंड बिहेव लाइक सॉल्ट, एंड बिहेव लाइक सॉल्ट इन एक्वस सोल्यूशन, एंड बिहेव लाइक सॉल्ट इन एक्वस सोल्यूशन। फुल स्टॉप के बाद दिस बिहेवियर ऑफ अमाइनो एसिड्स इज ड्यू टू, दिस बिहेवियर ऑफ अमाइनो एसिड्स इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, is due to formation of Zwitter ion। This behavior of amino acids is due to formation of Zwitter ion। देखो जरा समझो Zwitter ion क्या होता है, अगर एग्जाम आता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। कोई अमाइनो एसिड हमने लिया, अल्फा अमाइनो एसिड ले लेते हैं बेटा, ये NH2 स्पेसिफाई नहीं किया हमने, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आपको पता है ये एसिडिक ग्रुप होता है और ये बेसिक ग्रुप होता है लोन पेयर की वजह से। तो होता क्या है, जब एक्वस सोल्यूशन में इसको ले जाते हैं तो एक्वस सोल्यूशन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रोटॉन लूज कर सकता है और लूज कर देता है, और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरीके से एक डाईपोलर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। डाईपोलर का मतलब ये हुआ नेगेटिव चार्ज भी है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी है। इस तरीके से इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने प्रोटॉन को लूज कर दिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो एक डाईपोलर आयन बन गया इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ज़्विटर आयन कहते हैं। तो लिखिएगा ज़्विटर आयन में, इन एक्वस सोल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप can lose a proton, aqueous solution the carboxylic group can lose a proton and NH2 group can accept a proton, and NH2 group can accept, बेटा इन एक्वस सोल्यूशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन एंड NH2 ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, गिविंग राइज टू अ डाईपोलर आयन, गिविंग राइज टू अ डाईपोलर आयन कॉल्ड ज़्विटर आयन, कॉल्ड ज़्विटर आयन। ये बनाएंगे आप लोग, आयन कॉल्ड ज़्विटर आयन। नई लाइन से लिखिएगा,
its salt like properties, its salt like properties as, क्या बेटा, as, नहीं वो तो सॉल्ट लाइक ही हो गया ना, as हाई मेल्टिंग पॉइंट, कॉमा, हाई solubility in water are due to formation of Zwitter ion, are due to formation of Zwitter ion। इसके बाद बेटा कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे जो भी अमाइनो एसिड हमने लिया है, अमाइनो एसिड में भाई अल्फा अमाइनो एसिड की हम बात कर रहे हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। ये कार्बन, इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा। ये भी पक्का है, यहां पर क्या होगा, NH2 होगा अगर अल्फा अमाइनो एसिड है। बाकी इसकी दो वैलेंसीज जो हैं, मान लो अगर दोनों वैलेंसीज कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हाइड्रोजन, तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बोला जाएगा, है ना, सबसे छोटा। तो इसको, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्लाइसिन। क्या नाम होता है बेटा, थोड़ा इसको और हम चेंज करके लिखते हैं। दरअसल आपके यहाँ ना जो लिखा होता है वो इस तरीके से दिखाते हैं। ये हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया, एक मिनट, इस तरीके से देखिए। अगर इसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के रेस्पेक्ट में लें, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया ऊपर की तरफ, फिर ये अल्फा कार्बन आ गया, ये NH2 ले लिया, और बाकी इसकी दोनों वैलेंसीज कोई ना कोई सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। ये हमने ले लिया, मान लेते हैं कि H ले लिया यहाँ, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, H ले लिया। तो ये जो सबसे सिंपल अमाइनो एसिड बनता है वो क्या होता है, ये ग्लाइसिन होता है, राइट। और ग्लाइसिन कैसा होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अच्छा, अगर हम बाकी अमाइनो एसिड्स की बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, आप जरा बात को समझो। बाकी जितने अमाइनो एसिड्स होंगे, ये हमने NH2 ले लिया, ये दो वैलेंसीज जो हैं, ये पक्का है यहां पर जो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जो 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स हमारे पास हैं, उनमें से आप ग्लाइसिन को छोड़ दो, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं है। ये दो ग्रुप अलग अलग हो गए, और बाकी के दोनों ग्रुप्स भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन कैसा हो जाएगा, इस वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन हो जाएगा कायरल कार्बन। तो बाकी सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो कैसे होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अच्छा, ये कैपिटल D और कैपिटल L दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। NH2 अगर राइट, जैसे आपने जब कार्बोहाइड्रेट में कैपिटल D और कैपिटल L पढ़ा था, तो आपने कहा था जब OH राइट साइड में होता है तो कैपिटल D। यहां पर OH की जगह किसको कंसीडर करोगे आप, NH2 को कंसीडर करोगे। तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो लिखिए बेटा, ये एक नोट डाल लीजिए और उसमें ये बनाइए। ये भी आप लिख लीजिएगा, जो ग्लाइसिन है ये सिंपलेस्ट अल्फा अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अल्फा अमाइनो एसिड लिखिएगा नोट में। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। और लिखेंगे ऑल अल्फा, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव, एक्टिव भाई एक्टिव, क्या खा के आए हो, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अल्फा, ऑल अदर अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। एक नोट और लिखिएगा, दे कैन एग्जिस्ट इन कैपिटल D एंड कैपिटल L बोथ फॉर्म्स।
दे कैन एग्जिस्ट इन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल इन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल इन बोथ फॉर्म्स। ये थोड़ी सी जानकारी जो हमने ली वो अल्फा अमाइनो एसिड्स की ली। तब आप देखिएगा, एक नोट चेक करें, हम क्या करते हैं, दो अल्फा अमाइनो एसिड्स को कंडेंस करा रहे हैं। जैसे हमने ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया, C डबल बॉन्ड O और ये OH है, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन होगा अल्फा और ये हमने लिया अल्फा का कौन सा ग्रुप, ये एक हाइड्रोजन दिखा दिया इधर और ये नीचे की तरफ दिखा दिया। ये हमने एक अल्फा अमाइनो एसिड बनाया, राइट। और हमने यहां पर बनाया दूसरा अल्फा अमाइनो एसिड H, N के बाद क्या है ये H। ध्यान दें, ये कार्बन कौन सा आ जाएगा, अल्फा। बाकी दो ग्रुप्स कौन से अटैच हैं ये हमने स्पेसिफाई नहीं किया, C डबल बॉन्ड O और ये क्या होगा OH। तो यहां पर कंडेंसेशन, इसका हमने OH, ये एस्टरिफिकेशन टाइप का आप मान के चल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यहाँ पे। तो माइनस क्या हुआ H2O और यहाँ जो कंपाउंड बना, ध्यान देना, ये H ले लिया, ये वाला N के साथ क्या है ये H, ये अल्फा कार्बन हो गया है ना, C डबल बॉन्ड O ये, और फिर ये क्या आ गया N, नीचे की तरफ ये हमने H दिखाया, ये हो गया अल्फा कार्बन और इधर की तरफ क्या है COOH। ये जो बेटा बना है इसको हम कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, गलत हो गया, न्यूक्लियोटाइड तो कहां होता है, डाई पेप्टाइड, इसे हम क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड। और ये जो लिंकेज है ये वाली, यहां से लेकर ये यहां तक, इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज, जो भी आप कहें, या इसी को बोलते हैं अमाइड बॉन्ड। अमाइड तो है ही है, खैर C डबल बॉन्ड हो, लेकिन इसको जो अगर बात की जाए लिंकेज की या बॉन्ड की तो क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, ये तो हमने दो यहां पर कंडेंस करा है, इस तरीके से हम इधर की तरफ एक और ले आए, इधर की तरफ एक और ले आए, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। और जो पॉलीपेप्टाइड होती है, चैन जो बनती है, उसी को हम प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन कब कहेंगे पॉलीपेप्टाइड को, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में कोई शार्प डिफरेंस नहीं है, शार्प डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो नोट में आपने ये डाई पेप्टाइड बनाया होगा, एक हम बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड। डाई पेप्टाइड पहले आप बनाओ। देखो बेटा, अगर हम बनाएं पॉलीपेप्टाइड तो पॉलीपेप्टाइड को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमने इधर की तरफ लिया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये ले लिया NH, ये लिंकेज हो गई, कौन सी लिंकेज हो गई, ठीक है। N के इधर ये कार्बन कौन सा आएगा, अल्फा आएगा, इसकी दो वैलेंसीज कोई ना कोई पूरी कर ही रहा होगा, है ना। और ये भी इधर भी जो कार्बन आएगा वो कौन सा होगा, अल्फा होगा। बस थोड़ा सा अंतर ये होगा, इसके इधर जो आएगा वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। OH निकल जाता है तो OH निकाल के हमने क्या दिखा दिया, बॉन्ड। और यहां पर क्या होता है N के नीचे क्या दिखाया, H। एक H निकल जाता है तो H को निकाल के हमने क्या दिखा दिया, बॉन्ड। ये चीज क्या है, रन करती रहेगी जब, तो इस तरीके से जो चेन मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, इसको हमने होल N क्यों नहीं लिया, N इसलिए नहीं लिया क्योंकि हो सकता है कि ये वाला अलग हो, ये यहां पर अलग हो, ओब्वियसली अलग ही होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी। और हमने आपको बताया था कि पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन कहते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा है ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें कम से कम 100 अमाइनो एसिड्स हों, जिसका मोलर मास 10,000 से ऊपर हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन।
लेकिन ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि जो इंसुलिन प्रोटीन होती है उसमें शगुन के 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 51, और फिर भी वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन के बारे में ये कहना ठीक है कि मतलब ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसका एक डेफिनिट स्ट्रक्चर हो और एक डेफिनिट फंक्शन हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे। तो लिखिएगा नई लाइन से, नई लाइन से लिखें, पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स एंड मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 यूनिट is called protein, but there is no sharp distinction, between polypeptide and protein, इनफैक्ट बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जहां पे एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन्स में जो सबसे हाँ, कॉपी नहीं किया था, जल्दी करो, हमने तो टाइम भी दिया था इसको कॉपी करने के लिए। इसके बाद जो प्रोटीन्स में जो टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और स्ट्रक्चर्स को ख़त्म करते 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 लास्ट में एक टॉपिक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, फिर ये टॉपिक मतलब प्रोटीन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा जो हमारे 12th लेवल पे है। तो डालेंगे आप लोग हेडिंग, हेडिंग क्या पड़ेगी? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो भैया, कई स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के, कई टाइप के, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हर स्ट्रक्चर में अलग अलग बात को डिस्कस किया जाता है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें, लेकिन जो मेन है जिसमें ज़्यादा हमें पढ़ना है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर की, पढ़ना तो हमें सब कुछ है, 2-2 लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ा टाइम लगेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते क्या है बेसिकली, देखो ध्यान देना। आपने देखा था जो भाई जो भी है, पता नहीं प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन है या एक से ज्यादा है, जितनी भी हैं, एक है या एक से ज्यादा है। अगर एक है तो एक में, और अगर एक से ज्यादा है तो सब में पॉलीपेप्टाइड चेन है। और आपको पता है कि उस पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है बाय कंडेंसेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, और अल्फा अमाइनो एसिड्स कोई एक तो यूज होता नहीं है, कितने यूज होते हैं? 20। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें कौन सा अल्फा अमाइनो एसिड यहां पे है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, तो अल्फा अमाइनो एसिड्स का जो हम सीक्वेंस पढ़ेंगे ना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इनफैक्ट अल्फा अमाइनो एसिड को दिखाने के लिए 3 लेटर सिंबल भी यूज करते हैं। जैसे ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन के लिए GLY यूज होता है, एलेनिन है तो एलेनिन के लिए ALA यूज होता है। इस तरीके से तो जब कोई प्रोटीन लिखी जाती है ना, तो ऐसे GLY बॉन्ड, ALA बॉन्ड, ऐसे करके ना ऐसे लिखा जाता है। तो जरूरत भी नहीं है, कभी केमिस्ट्री में आते भी नहीं है 20, पूछे ही नहीं जाते हैं। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मेडिकल वगैरह एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। तो सुन लो आप, जो आपके मतलब का है हम वही पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में जो मतलब का है हम केवल वही पढ़ा रहे हैं आपको, इधर उधर नहीं भगा रहे हैं। जो आपके मतलब का है वो पढ़ा रहे हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप क्या डील करोगे, क्या पढ़ोगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं जो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, सॉरी, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें जो अल्फा अमाइनो एसिड्स यूज हुए हैं उनका सीक्वेंस क्या है। अच्छा, एक खास बात और, अगर इसमें एक सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड चेन में और दूसरी में भी वही सीक्वेंस है तो बिल्कुल सेम मानी जाएंगी, है ना। और अगर ये सीक्वेंस बदल गया तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन यानी डिफरेंट प्रोटीन बनेगी। बात क्लियर हो गई? फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में लिखिएगा बेटा, लिखें
proteins may have one or more polypeptide chains. फुल स्टॉप के बाद each polypeptide in a protein each polypeptide chain in a protein has amino acids linked with each other in a specific sequence of amino acids. फुल स्टॉप के बाद a study of this sequence is called primary structure of protein. A study of this sequence is called primary structure of protein. फुल स्टॉप के बाद any change in the sequence of amino acids creates a different protein. तब हम बात करेंगे बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ध्यान दें. जैसे प्रोटीन थी, प्रोटीन में अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी तो ऐसा नहीं कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है. उसका भी एक कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन अगर एक है तो वो किस कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद है वहां पे, और अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो किस कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद हैं. इस कॉन्फ़िगरेशन को जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. बात क्लियर हुई क्या? इफ प्रोटीन हैज ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पॉलीपेप्टाइड चेन, और अगर एक से ज्यादा हैं देन उनका सबका कॉन्फ़िगरेशन, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ने की बात कहें तो कहा जाता है कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि दो अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना. और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन के कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है तो जो कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है. किससे होती है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो स्टडी होती है बॉन्ड की, वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है. पहला तो होता है एक अल्फा हेलिकल, समझ लो अभी लिखाएंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर. देखो अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ये चेन होती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये इस तरीके से यहां बनाई जाती है. ये बनाएंगे, ये यहां आके धीरे धीरे क्या होगा, मिल जाएगा, और फिर यहां से स्टार्ट होगी ये इस तरीके से. ये क्या भैया मिसिंग करने लगा है, इंक खत्म हो गई इसमें. देखिएगा इस तरीके से, ये उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी बन जाएगी. इस तरीके से क्या होता है,
जो स्ट्रक्चर में बताया गया है ये अल्फा हेलिक्स बनाती है। ठीक है, ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, इसने क्या किया, अल्फा हेलिसेस बनाए इस तरीके से। ये जो अल्फा हेलिसेस बने हैं ना, अब इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड्स तो होंगे ही होंगे, कहीं पे C डबल बॉन्ड O होगा, कहीं पे N। तो जो हेलिसेस बनते हैं, इन हेलिसेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसे होती है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कहीं पे क्या आएगा, N बॉन्ड H आएगा, और इसके बीच में क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। ये यहाँ पर मान लो C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये N बॉन्ड H होगा, और ये इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत डिटेल तो नहीं है अल्फा हेलिसेस की, रुक जाओ बना लेना, सुन लो, बहुत डिटेल तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है अगर थोड़ा हम और अच्छे लेवल पे पढ़ें तो एक टर्न में 3.4 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। 3.4 जो एवरेज निकाला जाता है ना, वो 3, हाँ नहीं तो वो घूमते रहते हैं ना, एवरेज निकाला जाता है कि मान लो 10 हेलिसेस बने तो 34 अमाइनो एसिड्स का यूज हुआ है, तो एक में कितने हो जाएंगे, 3.4 होंगे। तो इस तरीके से होता है। तो बाकी बहुत डिटेल हमारे यहाँ इसकी नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो अल्फा हेलिकली क्वाइल अप कर जाती है, और जो क्वाइल्स उनके होते हैं, उनकी जो हेलिसेस जो होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी की वजह क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का मौजूद होना। तो ऐसे ही एक बीटा प्लीटेड भी आएगा। तो पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप 2 लाइनें लिखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप 2 लाइनें लिखो, फिर उसके बाद बनाना। लिखो बेटा, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप, secondary structure of protein refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. लिखा बेटा, फुल स्टॉप के बाद लिखे। The most common secondary structures are दोनों के नाम लिखोगे आप। एक होता है अल्फा हेलिक्स, नाम पहले लिख लें फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे, और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड। फुल स्टॉप के बाद लिखें इसी में, दीज स्ट्रक्चर्स अराइज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, due to hydrogen bonding between C double bond O and क्या आएगा, and NH, C double bond O and NH groups of the peptide bond. तब आप डालोगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में हेलिकल नहीं लिखा है, हेलिक्स लिखा है, तो आप भी हेलिक्स ही कर दें। अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें लिखिएगा it is most common secondary structure. It is most common secondary structure in which a polypeptide chain
forms all possible hydrogen bonds, forms all possible hydrogen bonds। हमने यहां बहुत कम दिखाए हैं, बहुत सारे बनते हैं ना, अगर हम बहुत ज्यादा दिखा देंगे तो कंजस्टेड हो जाएगा स्ट्रक्चर, फिर आप ड्रॉ भी नहीं कर पाओगे। all possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed helix, by twisting into a right-handed helix with the NH group of each amino residue, with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the C double bond O, hydrogen bonded to the C double bond O of an adjacent turn of the helix। ये बेटा आपने ड्रॉ कर लिया था क्या, या करने के लिए टाइम चाहिए? कर लीजिए। देखिए बेटा, दूसरा है बीटा प्लीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो बीटा प्लीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये तब होगा जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, इसके साइड में ही दूसरी तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ जाती हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे आपने ये बनाया है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आप बनाएंगे दूसरी चेन को, एन ये बॉन्ड, फिर इसी के यहाँ पे आप ले आइए, एन यहाँ पे है तो RCH थोड़ा सा इधर की तरफ आएगा। थोड़ा सा इस चेन को और दूर कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर लिया, ये N को ले लिया, ये बॉन्ड दिखा दिया और RCH जो है वो हमने यहाँ पे लिया और ये बॉन्ड दिखा दिया इस तरीके से। फिर ये C यहाँ पे ले आए, N के नीचे लगभग इसी के सामने जब लाएंगे तो ये C और नीचे की तरफ डबल बॉन्ड O ले आए, ये अटैचमेंट दिखाया। जो C है इसी के बराबर में यहाँ पर आ जाएगा ये N, ठीक है। ये ऊपर की तरफ हमने दिखाया H को और N के बाद फिर इस कार्बन के नीचे हमें लाना है ये CHR, ये अटैचमेंट दिखाया। फिर हमें यहाँ पर लाना है N के नीचे C डबल बॉन्ड O, ये अटैचमेंट दिखाया। फिर लाना है यहाँ पर N, ये अटैचमेंट, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ। हमेशा याद रखिए हाइड्रोजन चाहे इस साइड में हो वो ऊपर की तरफ ओरिएंटेड होंगे, चाहे इस साइड में हो ऊपर की तरफ ही ओरिएंटेड होंगे। उसके बाद RCH ले आए हम, RCH ये यहाँ से अटैच होगा और इस तरीके से ये चलेगा C डबल बॉन्ड O और फिर ये चैन इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। ये यहाँ पर बनेगा और ये यहाँ पर एक्चुअली ये N आएगा, N के ऊपर ये H आएगा, यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ये इधर की तरफ चैन रनिंग स्टेट में रहेगी। तो इस तरीके से ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है। पहले 2 लाइन लिखिएगा, उसके बाद आप बनाइएगा। लिखें बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में, इन बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, in beta pleated sheet structure all the peptide chains are stretched out, all the polypeptide chains are stretched out to the nearly maximum extension, to the nearly maximum extension
and then laid side by side, LAID, then laid side by side, which are held together, by intermolecular hydrogen bonds, which are held together by intermolecular hydrogen bonds. फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, the structure resembles the pleated folds of drapery, and therefore is known as beta pleated sheet, and therefore is drapery, DRAPERY, and therefore is known as beta pleated sheets. ये ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद 2-4 लाइनें टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे हम लोग। डालिएगा हेडिंग टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लिखें द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स represents overall folding of the polypeptide chains, that is further folding of the secondary structure, फुल स्टॉप के बाद it gives rise to two major molecular shapes. कौन कौन सी? फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। लिखिएगा। आज बैक पेन हो रहा है, बस खत्म करना है इसलिए थोड़ा बैठ रहे हैं। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, थोड़ी सी बातें लिख लीजिए, फिर थोड़ा फाइब्रस और ग्लोबुलर के बारे में भी लिखेंगे। लिखें द मेन फोर्सेस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द मेन फोर्सेस विच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी नहीं, टर्सरी लिखिएगा, सेकेंडरी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। द मेन फोर्सेस विच स्टेबलाइज द टर्सरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स आर, कौन कौन से फोर्सेस हैं उनके नाम लिखें। आर स्टेबलाइज द टर्सरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कॉमा डाइसल्फाइड लिंकेजेस, कॉमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड वेंडर वॉल फोर्सेस। बेटा क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल लें, फाइब्रस प्रोटीन
और इसमें 2 लाइनें लिख लें, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। फाइब्रस प्रोटीन में तो फाइब्रस प्रोटीन, राइट। देखो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, लिखिएगा फाइब्रस में, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर की बात चल रही है। व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल and held together by hydrogen bonds and disulfide bonds. When the polypeptide chains run parallel and held together by hydrogen bonds and disulfide bonds, then fiber like structure is formed. Fiber like structure is formed. Full stop के बाद, these proteins are insoluble in water. इसके एग्जाम्पल्स बेटा कहाँ होती है बॉडी में? एक केरेटिन प्रोटीन होती है, नाम सुना है? ये होती है, ओहो केरेटिन, ये क्या हुआ? केरेटिन प्रोटीन ये होती है, ये नाम होता है। ये होती है बालों में, सिल्क, वूल, ये इसका एग्जाम्पल है। लिखो एग्जाम्पल में, केरेटिन प्रोटीन कहाँ होती है? प्रेजेंट इन हेयर, वूल, सिल्क। अरे इसका नाम तो सुना ही होगा, मायोसिन प्रोटीन कहाँ होती है? ये क्या हुआ? मायोसिन प्रोटीन ये कहाँ होती है? दूसरा एग्जांपल है मायोसिन, कहाँ होती है? प्रेजेंट इन, कहाँ बोलो, बता दो, जो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, मसल्स में। फाइब्रस के बाद ग्लोबुलर प्रोटीन, जैसे आप टर्सरी की बात करोगे ना, सेकेंडरी जो आपने लिया था, जैसे एक अल्फा हेलिक्स था, दूसरा अल्फा हेलिक्स था, इस तरीके से साइड बाय साइड लाई करेंगे, इस तरीके से ना क्या होगा फिर, साइड बाय साइड जब लाई करेंगे पैरेलली और स्ट्रेट रन करेंगे तो फाइबर्स बन जाते हैं इस तरीके से। और यही इनमें फोल्डिंग हो जाए, फिर से फोल्डिंग हो जाए तो ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, तो ग्लोबुलर बोलते हैं उसको। तो लिखो ग्लोबुलर में, द स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, this structure results when the chains of polypeptides coil around to give a spherical shape, फुल स्टॉप के बाद, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, एग्जाम्पल है इसका एल्बुमिन प्रोटीन, कहाँ होती है बेटा? ये नाम सुना होगा। अंडा खाता है कोई? एग का जो वाइट ऑफ एग होता है ना, बॉईल करने के बाद, तो बॉईल करने के बाद तो वो वाइट बन जाता है ना, उससे पहले वाइट थोड़ी ना था। उससे पहले अगर आप अनबॉइल्ड एग को तोड़ोगे तो वो तो लिक्विड होता है ना,
तो वो पानी में सॉल्युबल होती है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। एग में क्या होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। अब क्या है, वो तो सॉल्युबल है, जब आप हीट कर दोगे ना उसको, तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं, वो टर्सरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये खत्म हो जाते हैं। और ऐसा खत्म होने के बाद क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स स्ट्रेट बन जाती हैं, जो कि पानी में कैसी होती हैं? इनसॉल्युबल। तभी व्हाइट ऑपेक बन जाता है। इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देने के बाद जो प्रोटीन बनती है उसको क्या कहते हैं? मतलब बर्बाद करना इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर को तोड़ देना हीटिंग से, केमिकल इफेक्ट से। कर्डिंग ऑफ मिल्क इसका एग्जाम्पल है, और बॉइलिंग ऑफ एग इसका एग्जाम्पल है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है आपके यहाँ। तो फिलहाल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लिखो, थोड़ा सा लिखो बेटा क्वाटरनरी में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में लिखेंगे 2 लाइनें बस। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स। Some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunits. Referred to as subunits. Full stop के बाद the spatial arrangement of these subunits, the spatial arrangement of these subunits with respect to each other, with respect to each other is known as quaternary structure, is known as quaternary structure. प्रोटीन्स की आखिरी हेडिंग है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डालेंगे हेडिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, आखिरी टॉपिक, फिर इसको प्रोटीन टॉपिक को बंद करते हैं। लिखें द प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, द प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम हैज अ यूनिक 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन, हैज अ यूनिक UNIQUE, unique, unique 3D structure and biological function. अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे सुन रहे हैं, अलग अलग टाइम पे बोल रहे हैं। एंड बायोलॉजिकल फंक्शन, it is called native protein. It is called native protein. लिखो फुल स्टॉप के बाद। when a protein in its native form, when a protein in its native form is subjected to physical change, is subjected to a physical change like change in temperature or chemical change like change in pH, कॉमा लगा के, the hydrogen bonds are disturbed, the hydrogen bonds are disturbed
फुल स्टॉप के बाद ड्यू टू दिस globules unfold and helix get uncoiled. And protein loses its biological activity. Protein loses its biological activity. It is called denaturation of protein. It is called, क्या कहते हैं? Denaturation of protein. एग्जाम्पल लिखिएगा, बॉइलिंग ऑफ एग. दूसरा एग्जाम्पल, कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना. अच्छा बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती है तो कौन सा स्ट्रक्चर खत्म होता है? टर्शरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, ये सब क्वाटरनरी तो छोड़ दो, उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो स्पेशियल अरेंजमेंट को दिखाता है. कौन कौन से खत्म होते हैं? सेकेंडरी एंड टर्शरी. कौन सा रिमेन्स इंटैक्ट? प्राइमरी बना रहता है. लिख लीजिए एक नोट, इन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, in the denaturation of protein, secondary and tertiary structures are destroyed. बेइज्जती करके तोड़े जाते हैं, broken, are destroyed. Tertiary structures are destroyed, whereas primary structure remains intact. प्रोटीन्स के बारे में जो पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया. बाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे. थैंक यू, टाटा, बाय बाय.